थ्योरी ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उसके जो अगला आर्टिकल था, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, हमारे जीवन में इक्वलिटी किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट्स का क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है इक्वलिटी, उसका क्या महत्व है और उसको हम अपने साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, और केस लॉज के माध्यम से भी हमें इसको समझेंगे। हालांकि ये वीडियो जो है मुझे पहले अपलोड कर देनी चाहिए थी, लेकिन डेंगू हो जाने के कारण मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी थोड़ा सा मैं ठीक हुआ हूँ तो मैं फिर से जो है वीडियोस बनाना शुरू किया है। आगे की जो भी हैं 14, 15, 16 वो आती जाएंगी। और थोड़ा सा लेट अपलोड करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी से मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अब जो कॉन्सेप्ट आपको सामने दिख रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जीवन में इक्वलिटी हमने बहुत सुना, हमने बहुत महसूस भी किया। और हमने जो है इस इक्वलिटी को समय समय पे सरकार के नियम द्वारा, सरकार के जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें भी हम देख सकते हैं। और तमाम तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न हैं इक्वलिटी को लेकर, उससे भी हम इक्वलिटी के डायमेंशंस को समझ सकते हैं। और उसके जो समानता का जो एक कह लीजिए आयाम है, उस आयाम विभिन्न विभिन्न तरह के जो आयाम हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए। हालांकि इक्वलिटी के आयाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ आयामों को, कुछ डायमेंशंस को संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे प्रतिपादित या कह लीजिए इसे फ्रेम करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ ये किसको अवेलेबल है, पहले तो आप ये जानिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किसको, सिटीजन्स को है, नॉन सिटीजन। हालांकि ये एज अ लॉ स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि ये इक्वलिटी जो कॉन्सेप्ट है ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ये सिटीज़न को भी और नॉन सिटीज़न को भी अवेलेबल है। ठीक है, नॉन सिटीज़न। ठीक है। अब जो इसका बेयर प्रोविज़न है वो कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है ये जो दो फ्रेज हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब ये टेरिटरी इंडिया है, इसके अंदर जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं की जाएगी, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ। इन दोनों का जो एक इंटरप्रिटेशन है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, वो काफ़ी ब्रॉड है। और इसका एक इंग्लिश डेफिनेशंस भी, इंग्लिश जुरिस्टों ने डेफिनेशंस भी बहुत दी, तो इसको हम पढ़ेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जो निगेटिव कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड। Concept taken from the British concept rule of law has been held as a part of basic structure of Indian constitution in India. The originator of concept of rule of नेहरू, जो रूल ऑफ लॉ का था, नेहरू गांधी वर्सेस राजनारा, सर एडवर्ड कोक। इट मीन्स दैट नो मैन इज एबव लॉ, ऑल्सो दैट एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स है, उसको इग्नोर करिएगा। ऑफ लॉ irrespective of their position and rank, according to Professor A.V. Dicey, for achieving rule of law, three principal postulate must be followed which are। तो जो A.V. डाइसी हुआ करते थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को जो है प्रोपाउंड किया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु हैज़ प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ या रूल ऑफ लॉ, सॉरी। तो हम उसमें कह सकते हैं A.V. डाइसी। जो इसके मेन जो जनक थे वो A.V. डाइसी थे। और इसमें जो है सुपरमेसी ऑफ लॉ को बताया गया कि लॉ इज़ अ पैरामाउंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में
जो है वो रूल्स और रेगुलेशन से चलता है। वहाँ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की विल नहीं चलती, सॉवरेन विल नहीं चलती। आप उसको जब थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे है कि सॉवरेन बॉडी होगी, वो सॉवरेन कमांड देगा, वो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, उसको मानेंगे, जो वो कहेगा वही सही है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? विल ऑफ द पीपल होती है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को इन्होंने सुपरमेसी ऑफ लॉ का, कि भाई हमारे पास एक ऐसी चीज़ होगी जिसको सब मानेंगे, और जिसको कन्फ्लिक्ट होने पे वो लॉ बताएगा कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और कि तो जब कोई पर्टिकुलर जो है इंडिविजुअल की सॉवरेन अथॉरिटी नहीं होगी, तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमने जो है हमारे साथ ये अन्याय हुआ, इनकी बात मानी गई। तो हम एक किसी पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन को मानेंगे और वही जो है सुप्रीम रहेगा। फिर उसके बाद इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ आया। नो वन इज एबव द लॉ एंड एवरी वन इज बाउंड टू ओबे द लॉ। तो इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री देयर इज अ लॉ, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन, एंड एवरी वन इज बाउंड टू ओबे द लॉ। तो जितने भी आप पेनल ऑफेंसेस देखते, पेनल एक्ट्स देखते हैं, चाहे वो आईपीसी हो, जो चाहे वो और कोई जो पेनल ऑफेंस है जिसमें कि पेनल्टी और पनिशमेंट डिफाइन है, वो बेसिकली है क्या? वो बेसिकली यही है कि जब हम किसी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते, उसके कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत जाके कोई एक्शन करते हैं, तो वो जो है वो ऑफेंस बन जाता है। तो ऑफेंस क्या होता है कि यू आर नॉट ओबिंग, यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ एंड यू आर नॉट ओबलाइज द लॉ। तो आप किसी लॉ को ओबलाइज नहीं कर रहे हैं, आप किसी लॉ को नहीं मान रहे हैं, कॉन्ट्रेरी एक्ट कर रहे हैं, तो वो जो हो जाता है वो क्या होता है? ऑफेंस बन जाता है। तो यही कह रहा है कि नो वन इज एबव द लॉ, एवरी वन इज बाउंड टू ओबे द लॉ। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरे कॉन्सेप्ट को लेकर जो है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। देखिए, बेयर एक्ट सीरीज ज़रूर है, लेकिन इक्वलिटी और जो उसके एप्लीकेशन हैं जो 15 में है, 16 में, उनको थोड़ा सा सब्जेक्टिव होके बताना ज़रूरी है। क्योंकि ये बेयर प्रोविजंस तो 2 लाइन के हैं, लेकिन अगर इनके अंदर का मतलब नहीं बताया गया थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है, और इससे आप जो है अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। और एक बात और, जैसे कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, या जो इक्वल से इक्वलिटी है, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये आपके इंटरव्यू वगैरह में भी बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा एग्जामिनर और इंटरव्यूअर के माइंड में होते हैं। इंटरव्यूअर एक, अगर आप सामान्य तौर पे अपने माइंड को रखें तो वही चीज़ याद रहेंगी जो चीज़ प्रैक्टिकलिटी में उसका ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी होती है। तो इक्वलिटी वगैरह ऐसा कॉन्सेप्ट है, हर एग्जामिनर जो लॉ नोइंग पर्सन है उसके दिमाग में, तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। It means the constitution originated from the ordinary law, and the real source of the right of the individual is not the written constitution but the rule as defined and enforced by the courts. बेसिकली प्रीडोमिनेंस ऑफ स्पिरिट जो है वो कॉमन लॉ सिस्टम या जो इंग्लैंड का सिस्टम है उसको बताते हैं। वही देखिए, वहाँ का ऑथर है, वहीं के सर्कमस्टांसेस से वो जो है इंस्पायर्ड होके इन्होंने थ्योरीज दी। तो हमारे यहाँ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना सोर्स है वो लोगों से लेता है। तो यहाँ पे ये जो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है। फिर उसके बाद जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द 14th अमेंडमेंट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड बट इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी एंड शुड बी रीजनेबल। अब लाइक ट्रीटेड अलाइक क्या है कि लाइक ट्रीटेड लाइक मीन्स कि अब से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं या ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो सारे एक ही ग्रुप में रहेंगे। नॉर्मल इंसान जो है वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर नॉर्मल इंसान का ग्रुप है तो वो अपने उसमें इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, अगर वीआईपी लोगों का ग्रुप है तो वो इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। उस ग्रुप में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और किसी नॉर्मल इंसान के ग्रुप में, मतलब जिस लेवल पे इंसान है
उस लेवल पे उसकी क्वालिटी का जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, ना कि हम अगर मान लीजिए कि कुछ पीपल बहुत हाई क्लास में हैं, कुछ पीपल जो है बिल्कुल ही लोअर हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, बट लेकिन हाई क्लास के पीपल के बीच में 3 लोग हाई क्लास के स्टेटस के लोग हैं तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन जो है अलाउ नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप इसमें आ जाइए, एक केस लॉ है जिससे थोड़ा सा इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को जो है ब्रॉड किया गया। वो ब्रॉड क्या है कॉन्सेप्ट? ईपी रोएप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इट वाज हेल्ड इक्वलिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड इट कैन नॉट बी क्रीव्ड केविन एंड कन्फाइंड विद द ट्रेडिशनल। तो डायनेमिक, देखिए वर्ड का मतलब बहुत समझना बहुत ज़रूरी होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इक्वलिटी की जो डेफिनेशन है, जो इसका एम्बिट है, वो धीरे धीरे ब्रॉड होता चला जाएगा। जैसे सोसाइटी की नहीं भाई, जो भी आज समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं या पृथ्वी पे जो भी व्यवस्थाएं हैं वो मानव के लिए है। ठीक है। और मानव ही मिलके समाज बनाता है। अगर समाज में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से लॉ होना चाहिए ना, लॉ के हिसाब से समाज नहीं होना चाहिए। तो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है कि चीज़ें जैसे जैसे बढ़ें इक्वलिटी का भी दायरा जो है वो बढ़ता है। जैसे मान लीजिए जो आप ट्रेन वगैरह में देखते हैं डायनेमिक फेयर, डायनेमिक फेयर मतलब जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाती है उसका फेयर जो है बढ़ता जाता है। तो वर्ड को समझना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब तक आप इस वर्ड को नहीं समझेंगे तब तक लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाए। तो जब भी आप लॉ पढ़ें उसके जो उसमें लिखे हुए वर्ड मीनिंग्स हैं उसको समझें ज़रूर, उसको जानें ज़रूर, और हो सके तो उस पर एक जो है अपनी एक छोटी सी डायरी में उसमें जो है उसके मीनिंग्स वगैरह लिखते रहें। वो आपके मेंस राइटिंग वगैरह में जहाँ भी जुडिशरी से रिलेटेड एग्ज़ाम है वहाँ उसको लिख सकते हैं। So it was held that equality is a dynamic concept. It cannot be craved and cabined and confined with the traditional limits. And from a positivistic point of view, equality is antithesis to the arbitrariness. तो इन्होंने कहा कि इक्वलिटी जो है आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट जो है हमेशा वर्क करता है, और एंटीथेसिस है, जहाँ आर्बिट्रेरीनेस होगा वहाँ इक्वलिटी जो है अपने आप आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें देखिए कैसे कैसे एक के बाद जो है एक जो है नए नए कॉन्सेप्ट जो है इवॉल्व होते गए। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, क्लास लेजिस्लेशन, अब है तो 2 ही लाइन का प्रोविजन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ। बट देखिए कितना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है कि आप जो है इसको पढ़ते चले जाएंगे, इसमें नई नई चीज़ें जो है आपको मिलती चली जाएंगी। तो क्लास लेजिस्लेशन इज दैट विच मेक्स एन इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन बाई कन्फरिंग द पर्टिकुलर प्रिविलेजेस upon a class of person arbitrarily selected from large number of persons. So class legislation is not allowed. Reasonable classification is allowed if it is based on intelligible difference या intelligent reason होना चाहिए क्लासिफिकेशन। तो क्लास लेजिस्लेशन मतलब कि पर्टिकुलर प्रिविलेजेस आप किसी क्लास को नहीं, मतलब सपोज करिए कोई लॉ बनाया आपने, इस लॉ में कहा कि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं इनको ये बेनिफिट मिलेगा और पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को बेनिफिट नहीं, तो ये क्लास लेजिस्लेशन नहीं का हो सकता। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का और डेमोक्रेटिक और रूल ऑफ लॉ का इसका मतलब क्या रह जाएगा? इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमें इस तरीके से व्यवस्थाएं देनी है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है। तो वेदर द डिस्क्रिमिनेशन इज रीजनेबल इज अपॉन जुडिशरी टू डिसाइड। अभी हु विल डिसाइड कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है या क्लास लेगिस्लेशन है या कोई डिस्क्रिमिनेशन के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं? तो जुडिशरी विल कम फॉरवर्ड एंड एक्ट एज अ इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जो भी आर्टिकल है, मान लीजिए 14 है या कोई भी लॉ है, मान लीजिए क्लास लेगिस्लेशन को परमिट्स करता है, तो उसको वो चेक करेगा और उसको जो कहेगा नहीं इसको आप जाइए, इसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन करिए, लॉ जो है आपका सही नहीं है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन करते समय भी जो है आपको इंटेलिजिबल डिफरेंस या अपने जो इंटेलिजेंट रीज़न है, जो लेजिस्लेचर माइंड है, जो हर चीज़ को बनाते समय एक माइंड यूज़ होता है, तो उस माइंड
बनाते समय उस जो माइंड है वो इंटेलिजेंटली वर्क करना चाहिए, वो इंटेलिजेंट रीज़न के साथ होना चाहिए। वहाँ इस तरीके से नहीं मनमाने अपने फ़ायदे के लिए पॉलिटिकल आप कोई भी लॉ पास कर दें। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए फार्मर लॉज था, फार्मर लॉज में लोग कहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है उद्योगपतियों को करने के लिए इस तरह की बहुत सारी बातें आई, बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन ऑब्जर्वेशन दी। बाद में उन्हें लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, ये सही नहीं है, जनता काफ़ी, किसान जो है काफ़ी एजिटेट हो रहे थे, उन्होंने बहुत सारे एजिटेशन किए, बहुत काफ़ी दिन तक रहे। तो ये चीज़ें भी हो सकता है कि मजबूर करती हैं लेजिस्लेचर को सोचने की कि किसी भी तरीके का आर्बिट्रेरीनेस और डिस्क्रिमिनेशन जो है अलाउ नहीं करेंगे। फिर ये एक केस था, आप देखिए, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी। सेंट्रल गवर्नमेंट issued an ordinance with later become act named the Sholapur Spinning and Weaving Company emergency provision with the due to the mismanagement and neglect of the company mill was closed. The action of the company led to the scarcity of the essential commodities in the country apart from the unemployment unrest. So it was held that the law may be constitutional when it relates to single individual in those cases where on account of some special circumstances reason applicable him not applicable single individual may be treated as a class by the himself। तो ये पूछ लेते हैं कि जो मैच द फॉलोइंग की आर्टिकल 14 में ये केस है बिलोंग करता है कि नहीं करता है। हालांकि इतना डिटेल में जो है नहीं पूछा जाता है, इसको आप जो है देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी। अनवर अली सरकार जो है 19 वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स क्रिएटेड स्पेशल कोर्ट्स फॉर द स्पीडियर ट्रायल ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। The challenge was made on the point that there was no object for making the classification between different offences under the act. The Supreme Court invalidated the act because it conferred arbitrary powers in the government to classify the offences and classes of offence at its pleasure. तो एक्ट डिड नॉट ले डाउन द पॉलिसी एंड गाइडलाइन क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जब मान लीजिए कोई आपने लॉ बनाया, उसमें ऑफेंस को डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए, अब वो स्पेशल कोर्ट्स इस तरीके से हैं कि गवर्नमेंट जिसको मन में चाहे उसको उस तरीके के ऑफेंस को डील करवाए या ना करवाए। तो भाई कोई भी जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन और आर्बिट्रेरीनेस का एलिमेंट होगा तो वहाँ 14 अपने आप जो है इसको सेफ करने आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि इक्वलिटी इज एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस, तो यहाँ भी वो चीज़ आ जा रही है। अब इस केस को पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस हैं। नागेश मिर्जा है, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, जुडिशरी का आता रहता है। सेक्शन 303 वॉज स्ट्रक डाउन एज। प्रदीप जैन है, 100% रिजर्वेशन ऑन द वॉज नॉट हेल्ड टू बी। ये सारे केसेस जो हैं आप इसको एक बार देख लीजिए और अपने बुक से स्टिक लगा के थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन भी आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर डैनियल लतीफ़ी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। शायरा बानो है जिसे ट्रिपल तलाक वगैरह। नवतेज है, ये भी इक्वलिटी पे आया। फिर इसके बाद जो है साबरीमाला टेम्पल, कस्टम ऑफ प्रोबिटिंग वुमेन इन देयर मेंस्ट्रुएटिंग, हर्ष मैदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप देख लीजिए इसको, केस चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि नागेश मिर्ज़ा में क्या था, रणधीर डीएस नगारा है, सेंट्रल इंलैंड है, कॉन्सिलेट है। तो ये सारे केसेस पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आर्टिकल 14 है वो किस तरीके से जो है वर्क करता है। तो आज के लिए आर्टिकल 14 को आप समझें और कल जो है फिर से आर्टिकल 15 पे सोच रहा हूँ एक ब्रॉड वीडियो बना के, और जो आगे की सीरीज़ को इस तरीके से मैं जारी रखूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।